हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? बहुत अच्छी बात है, सब खुश रहो, अच्छे रहना चाहिए। तो आज की विद्या क्लासेस में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की 5th यूनिट, जिसका नाम है हमारा पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं हमारे, पी ब्लॉक के तत्व में हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों में से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का। पी ब्लॉक का जो हमारे तत्व हैं, इनमें जितने भी हमारे गैसें हैं, बनाने की विधि हैं, उनके रासायनिक गुण हैं, ऑक्सीकारक अपचायक गुण हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कम से कम 5 नंबर का। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आज हम पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। HF द्रव है जबकि HCl गैस है। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी पूछा जा सकता है, HF एक द्रव है जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्यों? ये आपको 11th क्लास में कराया था, रासायनिक आबंध वाले चैप्टर में कराया था। हाँ, कराया था। तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध क्या होता है? तो हाइड्रोजन बंध आप सब जानते हैं, किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जब अन्य ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ता है तब उनके मध्य बनने वाला बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो हाइड्रोजन बंध जैसे HF है हमारा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड, और एक अणु ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 अणु हैं, 1 2 3। तो जब ये सभी हाइड्रोजन परमाणु ऋणात्मक परमाणु यानी कि फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं, और जब ये अन्य हाइड्रोजन किसी ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जब अन्य किसी ऋणात्मक परमाणु से जुड़ता है तब उनके मध्य बनने वाला बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो इस प्रकार जब HF का एक अणु दूसरे HF अणु से जुड़ता है तब उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसे हम डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों जो हमारे बॉन्ड होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, H बंध। समझ में आया? तो यही कारण होता है कि HF जो द्रव होता है, HF में हमारा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इसी कारण से HF एक द्रव है और HCl हमारा गैस होता है। कारण देखो, HF के अणुओं का हाइड्रोजन आबंध हाइड्रोजन बंधों द्वारा सहगुणन हो जाता है। सहगुणन का मतलब मिल जाते हैं। HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा सहगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है, जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। जब हाइड्रोजन बंध नहीं बनेंगे तो क्या होगा, अणुओं का सहगुणन नहीं होगा। जब अणुओं का सहगुणन नहीं होगा तो क्या होगा, इसी कारण यह हमारी गैस है। ये कारण होता है, HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और अन्य में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। राइट, ठीक है बेटा। विद्या क्वेश्चन बैंक में प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो इंटर में आपके 95+ मार्क्स अवश्य आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टिव दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन, उनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता देते हैं। और विद्या क्लासेस में रोज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए बेटा इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और अपनी इंटर में परसेंटेज मात्रा को अपग्रेड कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? इनके द्वारा बनाए गए 2 यौगिकों के सूत्र लिखिए। उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? इनके द्वारा बनने वाले 2 यौगिक लिखने हैं कि जो इनसे बनते हैं हमारे। सेकंड, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण लिखिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है 10 में, 13 में, 16 में और 19 में। अक्रिय गैस आप सब जानते हैं,
सब जानते हैं एक्रिया गैस को उत्कृष्ट गैसों एक्रिया क्यों होती है, क्योंकि इनके आउटर सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ये निष्क्रिय गैसें होती है। जब इनका आउटर सेल पूरा भरा हुआ होगा तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करेंगी। देख सकते हैं यहाँ उत्कृष्ट या एक्रिया गैस दोनों एक ही बात होती है। उत्कृष्ट गैसों को ही एक्रिया गैस कहा जाता है। जैसे हमारा आर्गन होता है, क्या डिनोट करते हैं आर्गन को, बताइए। AR, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, सही है, 8 और 8। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसके आउटर सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमारी एक्रिया गैस है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं नियोन, Ne, ठीक है, 10 एटॉमिक नंबर 2 और 8। तो इन सब के आउटर सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण ये निष्क्रिय होती है। केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम एक अपवाद है, उसमें केवल हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट सेल में 2 ही होते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट या एक्रिया गैसों के सभी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। जब पूर्णतः भरे होंगे तो वो क्रिया क्यों करेगा, नहीं करेगा। होने के कारण ये संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इन तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं। जो एक्रिया गैस होती है इनके, देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें से बनता है, एक्रिया गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस कारण इनके आयनन विभव उच्च होते हैं। क्योंकि जब पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे उस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसके द्वारा बनने वाले 2 यौगिक होते हैं, जैसे हमारा WHE2 और सेकंड हमारा AR6H2O है। ये इसके द्वारा बनने वाले 2 यौगिक हैं। इसका आयनन विभव को एक बार यहाँ समझेंगे। आयनन विभव की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है वो उसका आयनन विभव कहलाती है। 11वीं क्लास में भी किया है आपने ये आयनन विभव, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी फर्स्ट आयनन विभव, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी सेकंड आयनन विभव, ठीक है। नोट करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। NF5 नहीं बनता है। जो NF5 है ये NF5 कोई यौगिक नहीं है। आपने कहीं भी इसे लिखा हुआ नहीं देखा होगी NF5 यौगिक है कोई। NF5 नहीं बनता है, जबकि PF5 ज्ञात है। समझाइए क्यों, इसका क्या कारण है कि NF5 नहीं बनता, PF5 बन जाता है, इसे समझाना है। तो देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं N से और फास्फोरस को डिनोट करते हैं P से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का 2, 8, 5। तो इसमें हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास 3D कक्षक उपलब्ध नहीं होते, लेकिन फास्फोरस के पास 3D खाली ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p3। सबको करना आता है ये तो, ठीक है, नहीं तो देख लो अब ये है हमारा नाइट्रोजन का। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। और जो 3D होगा वो क्या होगा, खाली कक्षक उपलब्ध होगा हमारे पास। तो यही कारण है कि जिसके कारण NF5 नहीं बनते और हमारा PF5 बन जाते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, में निम्न ऊर्जा
का रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारा केवल 2s और 2p है, इसमें 3 का है ही नहीं कहीं भी। अभी तो p नहीं भरा है, p में भी केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की और अभी कमी है। लेकिन ये जो हमारा p होता है, p में हमारा क्या होता है फास्फोरस में 3 में ही तो आता है 3s 3p 3d सभी खाली है, क्योंकि 3p में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, अभी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। जब अष्टक का प्रसार नहीं कर पाएगा तो हमारा NF5 नहीं बनेगा, अर्थात अपने बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ये बात नोट करेंगे, जो भी तत्व अपने अष्टक का प्रसार करते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन जो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाते वो अपने बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ठीक है, जिसके कारण NF5 नहीं बन पाता। चूँकि जो अभी आपको बता दिया है फास्फोरस, जो हमारा फास्फोरस होता है P, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है हमारा कितना 2, 8 और 5। क्योंकि फास्फोरस में निम्न ऊर्जा का रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होता है, लेकिन यह अपने अष्टक का प्रसार करता है। जो नाइट्रोजन होता है अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, और लेकिन जो फास्फोरस होता है वो अष्टक का प्रसार करता है, अर्थात अपने बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जिसके कारण PF5 बनता है। PF5 बनने का कारण क्या होता है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 F जुड़े हुए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस के पास उपस्थित होते हैं तो फास्फोरस के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं P, इसमें होता है हमारा 3s और 3p और 3d। 3s 2 इलेक्ट्रॉन, P में हमारे 3 कक्षक होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D हमारे पास जो होता है वो हमारा खाली होता है। तो इसलिए जो हमारे PCl5 है PF5, तो PF5 में हमारे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत होती है। तो ये होती है हमारी ग्राउंड स्टेट और ये हो जाती है हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर हमारा D में चला जाता है। तो ये हमारे पास पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसमें सह संयोजक बंध द्वारा F जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा इसमें होता है वो इलेक्ट्रॉन हमारा F का होता है। इसलिए PF5 में फास्फोरस और जो F होता है फ्लोरीन सह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं PF5। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है, इसके एक एक उदाहरण दीजिए। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ? ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ देखो, नहीं पता, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, और जो H2SO4 होता है क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है, इसका एक एक उदाहरण हमें देना है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक और निर्जलीकारक दोनों है। कारण क्या है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यह अपघटित होकर SO2 और नवजात ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण ये हमारा ऑक्सीकारक और निर्जलकारक दोनों का कार्य करता है। इसके उदाहरण हम देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल जब ऑक्सीकृत होता है, अपघटित होता है हमारा, तो अपघटित होकर ये हमारा SO2 प्लस H2O प्लस O नवजात ऑक्सीजन देता है। तो
तो ये हमारा दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे हमारा कार्बन है तो इसका ऑक्सीकारक गुण देखेंगे पहले। नंबर 1, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक गुण लिखना है एक और एक निर्जलीकारक गुण लिखना है। तो पहला ऑक्सीकारक गुण देखेंगे नंबर 1, कार्बन की अभिक्रिया H2SO4 से करा दी। कार्बन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ हम कराएंगे। तो H2SO4 के साथ जब कार्बन की अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये बन जाएगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेंगे इसका। जैसे HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ जब कराई जाती है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर HBr Br2 में परिवर्तित हो जाता है। Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2O। ये हमारे इसके दो उदाहरण है ऑक्सीकारक के। इसी प्रकार से नंबर 2 आता है निर्जलीकारक। निर्जलीकारक का कार्य करता है, जैसे हमारा सुक्रोज होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है ग्यारह। ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है। सेकंड, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ये होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। थर्ड, जैसे हमारा ऑक्सलिक अम्ल, ये ऑक्सलिक अम्ल। तो सुक्रोज, फॉर्मिक अम्ल या ऑक्सलिक अम्ल, इनकी अभिक्रिया यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इनके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा निर्जलीकारक का कार्य करता है, यानी कि इनसे जल को अवशोषित कर लेता है। ये ऑक्सीकारक गुण है, नोट करेंगे इन्हें। सेकंड, निर्जलीकारक। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सुक्रोज का जल अपघटन। C12H22O11 प्लस H2SO4। जब सुक्रोज की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराए सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सुक्रोज से क्या कर लेता है? जल को अवशोषित कर लेता है। सुक्रोज, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्सलिक अम्ल, इन सब से जल को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण यह एक निर्जलीकारक का कार्य करता है। क्या हो जाएगा? 12 कार्बन प्लस H2SO4 इंटू 11 H2O। ठीक है, सेकंड उदाहरण फॉर्मिक अम्ल का देख लेंगे इसके साथ। फॉर्मिक अम्ल में हम देखेंगे HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की भी अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर फॉर्मिक अम्ल से जल बाहर निकल जाएगा। जब जल बाहर निकलेगा, जल देखो, जल क्या होता है? H2O। तो जब H2O बाहर निकलेगा क्या बनेगा?
ये क्या हो गया H2O, H2 और एक O, क्या बचा CO। तो यहाँ हमारा बन जाएगा CO प्लस H2SO4 इंटू H2O। ठीक है बेटा, थैंक यू।